नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का। तो चलिए आज बात करते हैं मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के सोशल साइंस के आए हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है सोशल साइंस से, सामाजिक विज्ञान से। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय के बारे में पूछा गया है। तो लॉर्ड कैनिंग पहला ऑप्शन में, दूसरा में लॉर्ड माउंटबेटन है, तीसरा में है लॉर्ड रिपन और चौथा में लॉर्ड वेलेजली। तो इसका जो सही उत्तर होगा, भारत के अंतिम वायसराय जो हैं थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा इसका सही उत्तर। तो उसके बाद देखिए 122 नंबर क्वेश्चन जो है सामाजिक विज्ञान से, गांधी जी चंपारण किस लिए गए थे? और चंपारण किस लिए गांधी जी गए थे? तो पहला ऑप्शन है चंपारण में नील की खेती करने वाले की दुर्दशा देखने के लिए। तो दूसरा ऑप्शन है नील की खेती की उन्नति देखने के लिए। तीसरा ऑप्शन है कंपनी के प्रबंध व्यवस्था करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा, नील की खेती करने वाले की दुर्दशा देखने के लिए वहाँ गए थे और यहीं से अपना पहला सत्याग्रह की शुरुआत किए थे गांधी जी ने। तो वहाँ पर लगान अधिक लगा दिए गए थे। जो किसान थे नील की खेती करने वाले, उन लोगों को लगान अधिक लगाया गया था। तो इसको दुर्दशा को देखने के लिए गया थे, किसानों की दुर्दशा गांधी जी। अगला प्रश्न क्या है देखिए। तो 123 नंबर सवाल का था, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो पहला ऑप्शन है अकबर द्वितीय, दूसरा है बहादुर शाह जफर, तीसरा है औरंगजेब और चौथा ऑप्शन में है शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो है आपका बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। उसका सवाल है 124 नंबर का, किस प्रकार बिरसा मुंडा द्वारा चलाए गए आंदोलन महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ? पहला ऑप्शन में यह आंदोलन आदिवासी पर बहुत अधिक भूमि कर थोपने में ब्रिटिश को मदद किया। दूसरा ऑप्शन में उन्होंने साबित किया कि जनजाति लोग अन्याय के विरोध करने तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ने की क्षमता रखते हैं। तीसरा ऑप्शन में यह आंदोलन साबित किया कि ब्रिटिश जनजातियों से अधिक शक्तिशाली थे। चौथा ऑप्शन है यह आंदोलन आसानी से अस्थायी बंदोबस्त करने में अंग्रेज को मदद किया। तो इसका सही उत्तर जो होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा, उन्होंने साबित किया कि जनजाति लोग अन्याय के विरोध करने तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ने में क्षमता रखते हैं। तो ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। ये बिरसा मुंडा द्वारा चलाए गए आंदोलन के महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, उन्होंने साबित किया कि जनजाति लोग अन्याय के विरोध करने तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ने की क्षमता रखते हैं। औपनिवेशिक शासन का मतलब होता है जो मजबूत देश से कमज़ोर देश पर क्या करता है, कब्जा करता है, शासन करता है, उससे औपनिवेशिक शासन कहते हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं 125 नंबर सवाल, भारतीय समाज को सुधारने के लिए निम्न में से कौन सा निर्णय ब्रिटिश द्वारा लिया गया? भारतीय समाज को सुधारने के लिए निम्न में से कौन सा निर्णय ब्रिटिश द्वारा लिया गया? तो पहला ऑप्शन है सती प्रथा के विरुद्ध नियम बनाना। दूसरा ऑप्शन है विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। तीसरा ऑप्शन है सक्रिय रूप से अंग्रेजी शिक्षा को प्रोन्नत किया। और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। इसका सही जवाब जो है इनमें से सभी होगा। सती प्रथा के विरुद्ध नियम बनाया अंग्रेजों ने, वे विधवा पुनर्विवाह के लिए भी प्रोत्साहित किया और सक्रिय रूप से अंग्रेजी शिक्षा को ही प्रोन्नत किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है, दिल्ली ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कब बनी? तो पहला ऑप्शन है 1911 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1931 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन में है 1941 ईस्वी और चौथा ऑप्शन में 1947 ईस्वी। तो इसका सही जवाब जो होगा पहला ऑप्शन होगा, 1911 ईस्वी में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी। उससे पहले जो था राजधानी भारत का कोलकाता था। उसके बाद 127 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, पुर्तगाली सर्वप्रथम क्या खोजने के लिए भारत आए थे? पहला ऑप्शन में सूती, दूसरा ऑप्शन में मसाले, तीसरा ऑप्शन में स्टील, चौथा ऑप्शन में मसलिन। तो पुर्तगाली जब आए थे भारत तो मसाला की खोज में आए थे, मसाला हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद 128 नंबर सवाल क्या कहता है देखिएगा, किनके अनुसार अंग्रेजी की शिक्षा भारतीयों को दास बनाया है?
पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, चौथा ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे। तो गांधी जी के अनुसार गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजी की शिक्षा भारतीय को दास बनाया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा। उसके बाद 129 नंबर सवाल में आ जाते हैं, देखते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? तो पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय द्वारा, तीसरा ऑप्शन में स्वामी विवेकानंद द्वारा और चौथा ऑप्शन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। इसका सही जवाब जो होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा आपका आर्य समाज का स्थापना किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 130 नंबर सवाल। टीपू सुल्तान ने किस युद्ध में पराजित हुआ? तो पहला ऑप्शन है मैसूर, दूसरा है प्लासी, तीसरा है बक्सर और चौथा है श्रीरंगपट्टनम। तो टीपू सुल्तान जो है मैसूर के चतुर्थ जो युद्ध था उसमें पराजित हुआ। ये पहला ऑप्शन हो जाएगा मैसूर होगा। मैसूर जो चौथा मैसूर जो था उसमें पराजित हुआ। मराठी समाचार पत्र केसरी का संपादन किया। तो मराठी समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया? सवाल में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है चित्तरंजन दास, चौथा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक ने मराठी समाचार पत्र केसरी का संपादन किया था। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 132 नंबर सवाल में आते हैं। 132 नंबर सवाल का आता है ब्रिटिश द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? पहला ऑप्शन में 1900, दूसरा ऑप्शन है 1910, तीसरा ऑप्शन है 1905 और चौथा ऑप्शन में 1920। तो इसका सही जो उत्तर होगा 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। उसके बाद अगला 133 नंबर सवाल में विश्व की सबसे बड़ी बस्ती धारावी कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन कोलकाता, दूसरा ऑप्शन में चेन्नई, तीसरा ऑप्शन में दिल्ली, चौथा ऑप्शन में मुंबई। तो धारावी जो है बहुत घनी आबादी वाला, विश्व का सबसे घनी आबादी वाला क्या है बस्ती है, यह मुंबई में है। तो इसका उत्तर जो होगा मुंबई। आगे देखते हैं पृथ्वी पर संसाधनों का असमान वितरण का कारण है। पृथ्वी पर संसाधनों का असमान वितरण का कारण है विभिन्न प्राकृतिक दशाएं, विकास का स्तर, तकनीकी स्तर, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा पृथ्वी पर संसाधनों का असमान वितरण का कारण है। देखिए कहीं पृथ्वी के हर एक क्षेत्र में मैंने क्या बोलेंगे असमान वितरण है, मतलब संसाधन का एक जैसा मतलब एक जैसी सुविधा हर जगह नहीं है, एक जैसी सुविधा नहीं है यानी संसाधनों का। तो इसका कारण क्या है? तो विभिन्न प्राकृतिक दशाएं। देखिए प्राकृतिक दशाएं एक जैसी नहीं होते, कहीं पर क्या बोलेंगे, देखिए वर्षा भी एक जैसा नहीं होती, कहीं पर कम कहीं पर अधिक होती है, इसलिए प्राकृतिक दशाएं कहीं पर अधिक बाढ़ आती है, भूकंप आता है। तो ये सब प्राकृतिक दशाएं अलग अलग है अलग अलग क्षेत्र में पृथ्वी पर। विकास दर भी एक जैसा नहीं है, अलग अलग जगह की विकास दर अलग अलग है, तकनीकी स्तर भी एक जैसी नहीं है, इसीलिए इनमें से क्या होगा सभी होगा। इसीलिए असमान वितरण का कारण है संसाधनों का, तो इनमें से सभी होगा इसका सही जवाब। निम्न में से किस राज्य में इस्पात के कुछ प्रमुख उत्पादन केंद्र है? तो इस्पात के प्रमुख उत्पादन केंद्र पूछा गया है किस राज्य में है? तो पंजाब पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन में झारखंड, तीसरा ऑप्शन में तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन में महाराष्ट्र। तो इस्पात के कुछ प्रमुख उत्पादन जो केंद्र है वो झारखंड में है। झारखंड में इस्पात का उत्पादन केंद्र है। 136 नंबर सवाल कोयला से उत्पादित होने वाली बिजली का नाम क्या है? तो कोयला से जो बिजली उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? तो पहला है तापीय ऊर्जा, दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा है जीवाश्म ईंधन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कोयला से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसको कहते हैं तापीय ऊर्जा। अंगूर की कृषि को कहा जाता है? पहला नंबर में सेरीकल्चर, दूसरा में है विटीकल्चर, तीसरा में फ्लोरीकल्चर, चौथा में है हार्टिकल्चर। तो इसका सही उत्तर जो होगा विटीकल्चर। विटीकल्चर सेरीकल्चर जो रेशम उत्पादन वाला होता है और हार्टिकल्चर फूलों का उत्पादन को हार्टिकल्चर कहते हैं। उसके 138 नंबर सवाल भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 3 दिसंबर 1984, दूसरा ऑप्शन में है 2 दिसंबर 1984, तीसरा ऑप्शन में 1 दिसंबर 1984 और चौथा ऑप्शन में 5 दिसंबर 1984। तो ये भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वो 2 दिसंबर 1984 को हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के स्राव से 2 दिसंबर 1984 को। उसके बाद 139 नंबर सवाल का आता है निम्न में से किसे परम संसाधन कहा जाता है?
तो मानव संसाधन, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है शक्ति संसाधन, चौथा है खनिज संसाधन। तो मानव संसाधन को कहा जाता है परम संसाधन, तो इसका सही जवाब होगा परम संसाधन, मानव संसाधन। तो मानव संसाधन को परम संसाधन कहा जाता है। 140 नंबर सवाल में आते हैं, और 140 नंबर सवाल क्या कहता है, त्रिस्तरीय शासन क्या है। तो पहला ऑप्शन है पंचायती राज, दूसरा ऑप्शन है नगर निगम, तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार, चौथा ऑप्शन है केंद्र सरकार। तो पंचायती राज को ही त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं 144 नंबर, भारत के संविधान के जनक हैं। भारत के संविधान के जनक कौन है। पहला ऑप्शन में महात्मा गांधी दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और चौथा ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान के जनक, संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, संविधान निर्माता। तो उसके बाद अगला 142 नंबर क्वेश्चन है, देखिए हाउस ऑफ पीपल किसे कहा जाता है। हाउस ऑफ पीपल किसे कहा जाता है। तो पहला एक नंबर में लोकसभा, दूसरा नंबर विधानसभा, तीसरा नंबर में राज्यसभा, और चौथा नंबर में विधान परिषद। तो हाउस ऑफ पीपल जो कहा जाता है वो लोकसभा को कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल। उसके बाद अगला 143 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, कौन करता है लोकसभा की अध्यक्षता। तो उपराष्ट्रपति पहला ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में स्पीकर है, तीसरा ऑप्शन में प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन में वित्त मंत्री। तो लोकसभा की अध्यक्षता जो करता है वह स्पीकर करता है, स्पीकर जो है अध्यक्षता करता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है लोकसभा की अध्यक्षता करता है, तो ये स्पीकर होगा लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद 144 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 क्या निर्धारित करता है। तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो बना था 1958 को ही बना था, हिंदू उत्तराधिकार नियम, लेकिन इसमें संशोधन क्या किया गया, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में क्या किया गया कि पारिवारिक संपत्ति जो होगा, पारिवारिक संपत्ति में एक समान अधिकार इस संशोधन में किया गया, एक समान अधिकार होना चाहिए, एक समान अधिकार होना चाहिए, और लड़का लड़की दोनों का एक समान अधिकार। तो ये संशोधन 2005 में किया गया, पहले ऐसा नहीं था। तो पारिवारिक संपत्ति में लड़के तथा लड़कियों तथा उनकी मां को बराबर हिस्सेदारी है। दूसरा, केवल लड़के की संपत्ति के हकदार है, केवल लड़के तथा लड़कियों की संपत्ति के हकदार है, केवल लड़के तथा माँ की संपत्ति का हकदार है। तो इसका जो हम सही उत्तर होगा, पारिवारिक संपत्ति में लड़के लड़कियां तथा उनकी माँ के बराबर हिस्सेदारी होगा पिता की देहांत की अवस्था में। चलिए उसके बाद हमारे संविधान का शीर्षस्थ व्याख्या कौन है। तो हमारे संविधान का जो इंटरप्रेटर कौन है बोला गया है, हमारे संविधान के शीर्षस्थ व्याख्याता कौन है। तो शीर्षस्थ व्याख्याता माने तो कौन है शीर्षस्थ व्याख्याता। तो अंतिम मतलब निर्णय करने वाला, न्याय करने वाला, निर्णय करने वाला, अंतिम निर्णय कौन करता है। तो पहला है न्यायपालिका, दूसरा सरकार, तीसरा कार्यपालिका, और चौथा है विधायिका। तो इसका सही जवाब होगा न्यायपालिका। अंतिम फैसला जो करती है वो न्यायपालिका करती है। 146 नंबर क्वेश्चन कहता है वह व्यक्ति जिन्हें न्यायालय में सर्वप्रथम क्या देखा, सुना अथवा जाना के ब्यौरे देने हेतु बुलाया जाता है, क्या कहलाता है। तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जिसे न्यायालय में सर्वप्रथम क्या देखा, क्या सुना, क्या जाना, इसके बारे में बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि क्या देखें आप, क्या सुने और क्या जाने। तो उसको क्या कहते हैं, पहला एक नंबर में अपराधी, दूसरा नंबर में दोषी, तीसरा नंबर में गवाह साक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे कोर्ट में पूछताछ करके बुलाया जाता है, और उस व्यक्ति को कहते हैं गवाह साक्षी। गवाह साक्षी, क्या देखा, क्या सुना और क्या जाना, जिसके बारे में पूछताछ किया जाता है उस व्यक्ति को कहते हैं गवाह। तो गवाह साक्षी कहा जाता है। 147 नंबर सवाल पर आते हैं। तो सामाजिक वातावरण में सीमांतकरण का कारण है, सामाजिक वातावरण में सीमांतकरण का कारण है। तो क्या कारण है सीमांतकरण का सामाजिक वातावरण में। तो विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्म, अल्पसंख्यक वर्ग, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर जो होगा विभिन्न धर्म। विभिन्न धर्म के कारण क्या हो रहा है, सामाजिक वातावरण में सीमांतकरण हो रहा है। अगला 148 नंबर सवाल है, क्या देखिए
जल जनित बीमारी से बचाव के लिए शुद्ध पेयजल के अलावा और कौन सी सुविधा होनी चाहिए? यानी जल से होने वाला जो बीमारी है उससे बचाव के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध होना चाहिए, उसके अलावा बोला गया कौन सी सुविधा और होनी चाहिए? तो पहला स्वच्छता, दूसरा परिवहन, तीसरा सड़क और चौथा ऑप्शन में है इनमें से सभी। तो और एक क्या होना चाहिए? शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए जल जनित बीमारी से बचाव के लिए, और स्वच्छता भी जरूरी है, स्वच्छता होना चाहिए और स्वच्छता हो जाएगा सही ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 149 नंबर सवाल क्या कहता है देखते हैं। किसी फैक्ट्री में काम करने वाला 10 वर्ष के बच्चे के लिए क्या पद प्रयुक्त होता है? तो किसी फैक्ट्री में काम करने वाला 10 वर्ष के बच्चे के लिए क्या पद प्रयुक्त होता है? तो पहला ऑप्शन है फैक्ट्री का कर्मचारी, दूसरा ऑप्शन है बेलदार, तीसरा ऑप्शन है बाल श्रमिक, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से, इसका सही जवाब हो जाएगा बाल श्रमिक, बाल श्रमिक होगा। तो बाल श्रमिक कहते हैं। तो 150 नंबर सवाल का था, हमारा संविधान मानव तस्करी, जबरन श्रम तथा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने के लिए रोक लगाता है, यह किस मौलिक अधिकार में उल्लेखित है? यानी जो भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उस पर गैर कानूनी है, उस पर कोई भी हार्ड वर्क मतलब कराना ये निषेध है कानून के अनुसार। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उन्हें 1 से सर्व शिक्षा अभियान के तहत 1 से 8वीं तक क्या पढ़ाई मतलब ज़रूरी है, स्कूल भेजना चाहिए उस उम्र में। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और चौथा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो उसे कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई व्यक्ति तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को हार्ड वर्क करा रहा है तो वह कानून के विरुद्ध काम कर रहा है, उस बच्चे का अधिकार छीना रहा है, उस अधिकार को कहते हैं, अधिकार छीनाने को कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो रहा है। तो चलिए सामाजिक विज्ञान में ये 30 प्रश्न थे और ये 30 प्रश्न आपका इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान से थे। तो जो भी स्टूडेंट्स मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति की परीक्षा देने वाले हैं तो वह अपने सिलेबस का मतलब कक्षा 8 का इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान को हर एक चैप्टर को अच्छा से पढ़ना है। तो तब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, एक भी हर एक विषय को अच्छा से पढ़ कर जाना है। चलिए ठीक है, और हम लोग प्रयास करते रहेंगे स्टूडेंट के लिए जितना हो सके, और जो भी जानकारी, जो भी कोई नोटिफिकेशन है उसको उस पर वीडियो बनाकर आप लोग को समय समय पर बताया जाएगा, और मैं अपना प्रयास करता रहूँगा जितना हो सके। तो चलिए कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। सबको जोहार, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार।